हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से आप सभी के लिए जो है बिहार स्पेशल जीके के प्रश्नों का जो है संग्रह लेके आया हूँ। आज जो है हम 121 नंबर प्रश्न से जो है 180 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है 121 नंबर का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। अगर सत्याग्रह की बात की जाए तो सबसे पहले जो है चंपारण में जो है सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो इसमें जो है चित्तरंजन दास जी जो है कांग्रेस के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ था। तो इसका गठन जो है 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी करके जो है विरोध में आंदोलन एक हिस्सा था। किस आंदोलन का हिस्सा था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था कि बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इनका नाम है जो है फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जो है जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, अनुग्रह नारायण सिंह भी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जो है चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो ये सत्याग्रह जो जुड़ा था ये तिनकठिया से जुड़ा था। तिनकठिया जो है तिनकठिया एक प्रथा थी जिसमें जो है किसानों को अपनी 3/20 भूमि पर जो है ज़बरदस्ती नील उगवाया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये एक तिनकठिया प्रथा थी जिसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है शुरू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये चंपारण से बिलोंग करती थी। चंपारण के क्षेत्र से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी प्रभावती देवी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर बात की जाए मुंगेर को राजधानी बनाने की तो मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो ये सिताब राय, ऑप्शन सी जो है सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। लॉर्ड कार्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खान। अगर पटना की बात की जाए तो पटना में पीर अली खान जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर जो है ये केंद्र था, किस चीज़ का केंद्र था। ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। 1830 के दशक में बहावी आंदोलन का केंद्र था 1830 के दशक में पटना नगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1866 से 1886 के बीच जो है नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो अगर नील खेतिहरों की बात की जाए तो नील खेतिहर जो है ये चंपारण और मुजफ्फरपुर से जो है बिलोंग करते थे। जहाँ क्षेत्र जो है चंपारण और मुजफ्फरपुर था 1866 से 86 के नील खेतिहरों
के जो विद्रोह हुए थे उसमें। अब अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को जो है, मलिक जानी ऑप्शन सी जो है इसमें, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। 136 नंबर के प्रश्न पे आते हैं अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 में जो है बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिलाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो इसका जो है सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर जो है बसाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 नंबर, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? बात की जाए तो शेरशाह सूरी के शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है। 138 नंबर का डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुग़लों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? अगर बात की जाए तो मुग़लों का जब पतन हुआ तो बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। मुग़लों के पतन के बाद जो है बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की किस सन में? यह है 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः वापस स्थापित हुई थी? तो ये जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार की जो प्रतिष्ठा है खोई हुई ये वापस हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी लोगों ने जो है सबसे पहला गणतंत्र जो है स्थापित किया था, लिच्छवी वंश के जो है राजाओं ने वैशाली में। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? अगर बिंबिसार की बात की जाए तो विदेह राज्य से वैवाहिक संबंध इसने स्थापित नहीं किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजकुमारी चलना जो है बज्ज लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 145 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो ये है बिंबिसार जो है अपनी वैवाहिक नीति अपनाकर जो है अपने राज्य को मजबूती प्रदान करता था कि हमारे सारे राज्य जो है रिश्तेदार हो जाएंगे तो हमें किसी से खतरा नहीं रहेगा, हमारी जो है ताकत बरकरार रहेगी। तो ये नीति जो है बिंबिसार ने अपनाई थी। अगले क्वेश्चन पे जो है आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए एक किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो अगर उस किले की बात की जाए तो वो किला राजगृह में जो है अजातशत्रु ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये पहली राजधानी जो थी गिरिव्रज जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अगर बात की जाए सबसे पहले तो हर्यक वंश का जो है
राजा था उदयन, तो उदयन के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उदयन के बाद जो है मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये शिशुनाग वंश है, क्योंकि उदयन के बाद जो है शिशुनाग वंश जो है आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अगले क्वेश्चन की बात की जाएगा तो पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, कौटिल्य यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र की पुस्तक थी, नाम अर्थशास्त्र है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ये इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि प्रशासन से रिलेटेड किताब थी। प्रशासनिक कार्यों का जो है राजकाज कैसे संभाला जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, इसके बारे में कौटिल्य ने उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा था। तो ये बात की जाए तो ये 14 अधिकरणों में विभाजित है। 14 अधिकरण में कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक विभाजित है। अगले 154 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो ये किसका वर्णन हुआ है? अगर बात की जाए विशिष्ट रूप से तो चंद्रगुप्त का ही वर्णन चंद्रगुप्त नाम से जो है हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त, मतलब ऐसा कौन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वो हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? तो अगर मगध में बात की जाए मौर्य वंश के शासन की, तो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब जो है 157 नंबर प्रश्न पे निम्न सिकंदर महान के समकालीन राजाओं की बात की जाए तो मगध का जो है राजा था घनानंद। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। घनानंद जो है मगध का राजा था सिकंदर महान के समकालीन। अब अगले 158 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के अगर पश्चात बात की जाए तो मौर्य वंश ने जो है मगध पर शासन किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? एकराट की बात की जाए तो एकराट जो है एक ही राजा, एकराट का मतलब है एकमात्र राजा। तो ऐसा जो है महापद्म नंद ने स्वयं को एकराट कहा था कि हम स्वयं एकमात्र राजा हैं। तो ये महापद्म नंद ने स्वयं को एकराट कहा था। 160 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख जो है पियदसी और देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? तो ये सम्राट अशोक जो है पियदसी और देवनामप्रिय के रूप में उल्लिखित किया गया है सम्राट अशोक का नाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है या विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। गुप्त वंश के शासक थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। 163 नंबर के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। तो आपको याद होगा कि बृहद्रथ की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने जो है अंतिम मौर्य सम्राट को जो है मार के शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन बी जो है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, वो है शुंग वंश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के जो है ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप जो है थे, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि, एक लिपि थी जो अशोक के टाइम पे, उस लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ये मस्की का लघु शिलालेख जो है, मस्की का लघु शिलालेख, इस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। सीता भूमि का अभिप्राय जो है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो ये इतिहासकार हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने, ये यूनानी लेखक थे, तो ये इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स का नाम दिया था। यूनान में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। तो सैंड्रोकोट्स के नाम से सबसे पहले पहचान करने वाला व्यक्ति जो था लेखक, वो है विलियम जोन्स, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स के नाम से सबसे पहले लिखा। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो वो इंडिका जो है, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, और जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बिहार में भांगर मिट्टी की बात की जाए, अगर भांगर मिट्टी कहाँ पे मिलती है, तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी जो है मिलती है। अगला जो है क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। अगर बात की जाए सबसे लंबे रेल पुल की बात की जाए, सबसे लंबे रेल पुल की बात की जाए तो सोन नदी पर, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल सोन नदी पर बना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। अगर बात की जाए बिहार में जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 17% जो है वन है, यानी वनाच्छादित प्रतिशत जो है 17% है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो इंडियन नेशन एक अखबार था जिसका प्रकाशन जो है पटना से होता था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी चावल, गेहूं और मक्का, ये जो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। अब जो है 174 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से जो है पानी आता है। बात की जाए त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो गंडक नदी से आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। तो अमरकंटक से निकलने वाली जो दो नदियां हैं वो नर्मदा और सोन, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक से जो है दो नदियां निकली हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान बिहार में संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है। कृषि जो है संपत्ति का मुख्य स्रोत है। अब 177 नंबर के प्रश्न पे आते हैं।
177 नंबर का प्रश्न जो है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों को कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? इसकी बात की जाए तो 46% जो है 46% जो है सरकार द्वारा व्यय किया जाता है अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर। ठीक है। अब 178 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 2006 और 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना परसेंट था? मतलब जो कुल व्यय था उसका 60% लगभग जो है 60% था विकासात्मक व्यय जो था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? अगर बात की जाए इकोनॉमिक सर्वे की तो सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत गया था? वो सुशील मोदी जी हैं, किया गया था। अंतिम प्रश्न की बात की जाए तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? वो बिहार है। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। अगर जो है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ग्रुप में अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमेशा बने रहिए और पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता के साथ जो है लगे रहिए। निश्चित रूप से सिलेक्शन जो है आपका होगा।